आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले सीखेंगे स्टॉक मार्केट को जज करने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विप्रो की केस स्टडी के बारे में बात करी थी, विप्रो की केस स्टडी करी थी, इन्फोसिस की केस स्टडी करी थी। इन केस स्टडी को करने से हमें ये समझ में आया था कि कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यानी पावर ऑफ इक्विटी और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जब एक साथ काम करते हैं इतना पैसा बना सकते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मतलब हम लोग बियॉन्ड इमेजिनेशन इतनी वेल्थ क्रिएट होती है। ठीक है, ये आपने रियल में देखा और ये रियल वेल्थ क्रिएटर हैं, मतलब कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत थी। अब हम लोग फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। देखो क्या होता है कि जनरली हम लोग को ये डाउट होता है जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या कभी एफडी करते हैं, तो हम लोग ने अभी तक एक फार्मूला पढ़ा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, A=P 1+R/100 की पावर n। लेकिन इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है कि इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो फिर उसके बाद सॉल्व करने के लिए काफ़ी कठिन कैलकुलेशन होती हैं। और अगर आप उसको फिर लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग से सॉल्व करोगे तो लॉग टेबल चाहिए, मतलब कैलकुलेशन काफ़ी कठिन है। और अगर आपको उसको आसान बनाना है तो लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी इस्तेमाल करना भी बहुत कठिन है। बहुत कम लोगों को इस्तेमाल करना आता है कि कैसे लॉग लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक ट्रिक बनाई गई है इसको सॉल्व करने की, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या करता है कि अगर हमें ये देखना है कि कितने समय में हमारा किया गया इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, ये हमें पता करना है, और हमें ये कोई बता दे कि किस रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ेगा, तो हम बता सकते हैं इतने साल में डबल हो जाएगा, नहीं टाइम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें कि 10,000 रुपये का एक एफडी करी और बैंक में हमें 6% सालाना का ब्याज मिल रहा है, तो कितने समय में आपका इन्वेस्टमेंट डबल होगा बताइए रूल ऑफ 72 से। यानी आपको रेट ऑफ रिटर्न बता दिया गया, रेट ऑफ रिटर्न 6 है, 72 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12 साल। 12 साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा अगर आपको 6% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अगर यही रेट ऑफ रिटर्न बढ़ के 8 हो जाता है तब कितना समय लगेगा, 9 साल लग जाएंगे। ठीक है, जनरली इंडेक्स फंड में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में हमें मान के चलते हैं 15% का रिटर्न बनता है। 15% के रिटर्न के अगर बनता है तो कितने साल में डबल होगा, अप्रॉक्स 5 ईयर्स में, 4.5 से 5 के बीच में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो और अगर 18% का रिटर्न बनता है तब 4 साल में डबल होगा, क्योंकि 99% लोगों को 18 की टेबल आ नहीं रही है एक दो को जिसको आई इसने बता दिया, बाकी सब सोचने लगे अरे काम कितने में होगा। तो इसीलिए पहाड़े पढ़ने बहुत ज़रूरी है, टेबल्स याद करना आता चाहिए, मतलब बहुत मैंडेटरी है ये। अगर हमारे पास 18% का रिटर्न बने तो हर 4 साल में हम अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर लेंगे। अब इससे हम लोग सीख क्यों रहे हैं, इससे क्या पता चलेगा, ये आपने नोट कर रखा है ऑलरेडी। रूल ऑफ 72 कहते हैं इसको। टी क्या होता है, नंबर ऑफ मतलब टाइम होता है, कितना समय आपको लगा, और आर जो है रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक SIP करी, आपने 1,000 रुपये महीने की SIP करी और उसमें आपको 18% का रिटर्न बना, तो हम लोग ने ये कंपाउंडिंग करी कि लगभग 30 साल में 1.43 करोड़ के आसपास 1,43,00,000 हमारा इकट्ठा होता है। ये हम लोग ने अभी कैलकुलेटर में देख लिया है, कैलकुलेशन करके। ठीक है, दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, अब अगर वही पैसे को हम लोग 4 साल के लिए और छोड़ दें तो कितना हो जाएगा बढ़ के, 2,90,80,00,000 हो जाएगा। ठीक है, वही 3 के आसपास। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि 18% का रिटर्न होता है, तो 4 साल में पूरा अमाउंट डबल हो जाता है। तो अगर SIP से हमने 1.43 करोड़ से इकट्ठा कर लिए और अगर उसको 4 साल और छोड़ दिया, अब फर्दर SIP स्टॉप हो गई है, अब SIP नहीं कर रहे, उसको हमने 4 साल के लिए और छोड़ दिया, तो सिर्फ 4 साल में, मतलब जितना पैसा बनाने के लिए आपको 30 साल लगे उतना ही पैसा सिर्फ 4 साल में बन जाएगा।
दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यानी आखिरी के इन्वेस्टमेंट के आखिरी के 4-5 साल बहुत मैटर करते हैं। ये मैं इसी क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है। ग्राफ ने देखा था कि आखिरी के 4-5 साल जो है बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 4-5 साल में पैसा डबल हो जाता है। अब अगर हमने उसको यानी कि लगभग 1 करोड़ बनाने के लिए कुछ 26-27 साल लगे होंगे, फिर अगला 1 करोड़ से 3 करोड़ होने में सिर्फ हमें लगे होंगे 6 साल, ठीक है, 6 साल लगे होंगे, क्योंकि 1.43 करोड़ बन गया ना, तो 43 को नहीं कंसीडर कर रहे। यानी 6 साल में हमने 2 करोड़ और बना दिए। पहला 1 करोड़ बनाने में 26-27 साल लगे, और अगला 2 करोड़ बनने में या 1 करोड़ बनने में सिर्फ 3 साल लगा। अब ये जो आपके पास 3 करोड़ हो गया, इसको आप फिर 4 साल के लिए छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 करोड़ हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट 3 इयर्स में 3 का 6 हो रहा है, यानी हर साल 1 करोड़ बन रहा है। 3 का 6 हो रहा है ना, तो मतलब 3 साल में 3 करोड़ और आ गया, यानी हर साल 1 करोड़ बन रहा है। और ये अगर आपने अगले और 4 साल के लिए छोड़ा तो आपकी बार 12 हो गया। 12 का मतलब हर साल 2 करोड़ बन रहा है, यानी 6 महीने में 1 करोड़ बन रहा है। जो बिलियनर्स होते हैं वो यही करते हैं, यानी कि वो काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। उन्होंने उसको इन्वेस्ट कर दिया है, अब वो अपने आप इतना पैसा बना रहा है, इसीलिए वो लोग रोल्स रॉयस और BMW और मर्सिडीज और विलास और क्रूज ये सब अफोर्ड कर पाते हैं। ये कोई नौकरी करके या साधारण अपना बिजनेस करके या मेहनत मजदूरी करके नहीं अफोर्ड कर सकता है। ये अगर आप किसी को अफोर्ड करना है तो उसको यही करना पड़ेगा, कंपाउंडिंग। नहीं तो वो पहली बार 1 करोड़ कहाँ से लाएगा? अगर किसी के पास है पिताजी का दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो गई ना। लेकिन अगर किसी को 1 करोड़ मिल जाएगा ना, तो फिर वो 4 साल इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो 4 साल में ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसने जो है खून पसीना नहीं बहाया अपना इकट्ठा करने में। उसकी वैल्यू नहीं समझेगा, वो उसको खर्च करेगा। वो सोचेगा पिताजी बेवकूफ़ है, ये इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं, मजे करो लाइफ में। वो खर्च कर डालेगा, ख़त्म कर देगा। एक चीज़ और देखी गई है कि जब भी कभी हम लोग कोई घर बेच के पैसा आता है तो जनरली क्या होता है, वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। कोई एकदम से कहीं से पैसा आ जाता है। एक एग्जांपल है, एक पहला करोड़पति जो बना था, उसमें कौन बनेगा करोड़पति शो में, उससे अभी इंटरव्यू लिया गया 1-2 साल पहले, उसके पूरा ख़त्म हो गया पैसा, फिर जैसा था वैसे ही हो गया वो। मतलब कि वो बुद्धिमान तो था, उसने क्विज क्रैक कर ली, आंसर दे दिए, ठीक है, IQ अच्छा था, लेकिन IQ से मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। मनी मैनेजमेंट के लिए आपके पास डिफरेंट माइंडसेट चाहिए। दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल फाइनेंस। यानी अगर आप अपने ग्रीड एंड फियर पे कंट्रोल कर पाते हैं, आप अपने जो स्पेंडिंग्स हैं, हैबिट्स हैं, अपना नेचर है, अपना माइंडसेट है, उस पर कंट्रोल कर पाते हैं, तब आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, बुद्धिमान आप बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। एक एग्जांपल और है, न्यूटन थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया और कुछ कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और उन्होंने मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट जो है लॉस किया। वो उस समय के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट थे, और उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगभग अपनी पूरी वेल्थ गंवा दी। तो इससे ये पता चलता है कि अपने समय का जो सबसे बुद्धिमान इंसान है, वो भी स्टॉक मार्केट से पैसा, मतलब बुद्धिमानी दिखा के स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस, फॉर्मूला और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब आप लंबे समय तक सही तरीके से अपने ग्रीड एंड फियर पे काबू रखते हुए काम करेंगे तो ही आप, यानी कि ये साइंस नहीं है, आर्ट है। यूको बैंक PSU बैंक्स में होगा ना, PSU बैंक की लिस्ट में होगा, बैंक निफ्टी में नहीं होगा, हो सकता है बैंक निफ्टी में 25 शेयर होंगे, लेकिन वो PSU बैंक की लिस्ट में तो है। और
अगर उसमें कोई स्कैम हुआ है तो बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो आएगा। अब जैसे अमेरिका का मार्केट गिरता है तो अमेरिका के शेयर अपने इंडेक्स में थोड़ी ना होते हैं, तब भी अगले दिन अपना इंडेक्स गिर जाता है, सेंसेक्स निफ्टी। तो क्या वहाँ का माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक और टेस्ला और एनवीडिया थोड़ी ना यहाँ ट्रेड कर रहे हैं? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। यानी कि जो स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है, जो निफ्टी और सेंसेक्स है, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं उसके बढ़ने घटने पे। खाली उसके अंदर की कंपनियां बढ़ घट रही हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी एक इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए कल और पता चले कि मोदी हार गए हैं, मार्केट अभी 2-3 लोअर सर्किट मार देगी। तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि क्या मोदी से क्या लेना देना है? कोई मोदी कोई बिजनेस चला रहे हैं क्या? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। क्योंकि किसी भी इकॉनमी को बढ़ने के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, कैपिटलिस्ट माइंडसेट चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होगी ना। हाँ, एक चीज़ और होती है, इसी को थोड़ा और इम्प्रूव कर दे कि अगर होता क्या है कि किसी ने 10,000 रुपये की सैलरी से काम करना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते उसकी सैलरी हो गई 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने। लेकिन जब उसकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए महीने हो गई तो वो जो 10,000 रुपये मिल रहे थे तब भी वो कुछ नहीं बचा पा रहा था, जब 1 लाख रुपए मिल रहे तब भी कुछ नहीं बचा पा रहा है। ज़्यादातर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, हम लोग अपनी नीड्स और वांट्स को भी बढ़ाते जाते हैं। नीड्स नहीं बढ़ती हैं, बेसिकली वांट्स बढ़ते हैं, वांट्स एंड डिज़ायर्स। नीड तो बहुत छोटी हैं भाई, आपको नीड के तौर पे क्या चाहिए? एक रात में सोने के लिए छोटी सी जगह 7 फीट की, गर्मी का समय है तो पंखा एटलीस्ट चल रहा हो, और ठंडी का समय हो तो थोड़ी कंबल रजाई मिल जाए, और सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए। खाने के लिए दिन भर में 4-6 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, इतने से काम चल जाएगा। यानी कि आप बहुत कम पैसे में अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, नीड्स अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। उसके चक्कर में हम लोग फंसते हैं। और दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से हम लोग कंपाउंडिंग को पे करते हैं। कंपाउंडिंग को पे करते हैं। कैसे कंपाउंडिंग को पे करते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन का ये जो पहला कोटेशन था कि ही हु डजंट पेज इट, मैंने इसका अपना भी एग्जांपल दिया था कि मैंने कैसे 60-70 हज़ार रुपये पे किए लापरवाही में, टैक्स नहीं ध्यान दिया, 12% की कंपाउंडिंग हो गई उसमें, तो वो मुझे पे करना पड़ गया। उसी तरह से लोग क्या आते हैं, EMI में सामान खरीदते हैं, कार EMI में ले ली, मोबाइल EMI में ले लिया, लैपटॉप EMI में ले लिया, घर के अप्लाइंसेस ले लिए। आपको लगता है कि ये 0% EMI, 0 कॉस्ट पे मिल रहा है। नहीं, अगर आप उसको पूरा पेमेंट एक साथ करेंगे तो आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। जब भी आप EMI पे कोई चीज़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपका नुकसान कर रही होती हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, टाइम को इधर डिवाइड कर दीजिए, नीचे टाइम को नीचे ले आइए, रेट ऑफ रिटर्न को ऊपर कर दीजिए। कर सकते हैं? तो अगर आपसे ये पूछें कि 12% का रेट ऑफ रिटर्न है, मिल रहा है, सॉरी, हमने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और कितने % का रेट ऑफ रिटर्न मिले कि हमारा पैसा डबल हो जाए। अब की बार हमने टाइम बता दिया, रेट नहीं बताया, तो क्या करेंगे? फिर से वही रूल ऑफ 72 लग जाएगा। 72 को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। अगर हमने कहा कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो कितने साल में डबल हो जाएगा? 7.2 में, ठीक है। इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ रिटर्न जाएगा, ठीक है। यानी 7.2 का अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अप्रॉक्स, ये एक अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। ये एक ट्रिक बना दी गई है कि आपको ये आइडिया लग जाए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, A = P1 + R/100 की पावर n वाला। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चीज़ होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपसे ये पूछें कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? अभी फ़िलहाल सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। TCS एक समय में थी कुछ साल पहले, उसके पहले रिलायंस थी, उसके पहले कोई और था। बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका ज़्यादा होता है
वही कंपनी बड़ी हो जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं? जो जितने शेयर्स उस कंपनी ने इशू किए होते हैं और जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है, यानी मार्केट प्राइस से नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? कभी एप्पल होती है, कभी माइक्रोसॉफ्ट हो गई थी, अभी सऊदी अरामको भी एक कंपनी है। सऊदी अरामको के बारे में कितने लोग जानते हैं क्लास में? कितने लोगों ने नाम सुना है? सऊदी अरामको क्या करती है, कौन बता? कहाँ की कंपनी है? सऊदी अरब की। कौन शेयर होल्डर कौन है उसका? वहाँ के जो किंग हैं, ठीक है। तो सऊदी अरामको आज से 7-8 साल पहले इस कंपनी को कोई नहीं जानता था। तब मैंने एक बार इसके बारे में पढ़ा था कि सऊदी अरामको अकेले उतना प्रॉफिट कर रही थी उस समय जितना एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक ये सब मिल के कर रही थी। उतना अकेला वो प्रॉफिट कर रही थी उस समय। अभी पिछले 7-8-10 साल में क्योंकि टेक क्रांति बहुत हो गई, लोगों ने आईफोन खरीदना शुरू कर दिया, लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब का इस्तेमाल करना बहुत शुरू कर दिया, तो इन सब की वैल्यूशन बहुत बढ़ गई। ईवीज़ आ गई, टेस्ला आ गया। अदरवाइज़ पहले सऊदी अरामको काफ़ी बड़ी कंपनी थी। तो सऊदी अरामको भी है, वो भी कभी कभी नंबर 1 हो जाती है। तो जनरली अभी एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में ही होड़ देती है। तो जिसका मार्केट प्राइस बढ़ता है तो वो ऊपर निकल जाता है, और उसी हिसाब से बिलियनर्स भी चेंज हो जाते हैं। बिलियनर्स कैसे चेंज होते हैं? जिसके पास जिस कंपनी के शेयर्स हैं, तो अगर शेयर का उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ा, तो उसका भी नेटवर्थ बढ़ गया। किसी इंडिविजुअल का नेटवर्थ क्या है? कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे निकालते हैं उसी तरह से इंडिविजुअल का नेटवर्थ निकालते हैं कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसमें क्या है, कई तरह के शेयर्स हो सकते हैं उसके पोर्टफोलियो में, तो सबको ऐड कर दो। और उसके बाद फिर क्या, नेटवर्थ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसने घर भी खरीदा हो सकता है, सोना भी हो सकता है, कार, गाड़ियाँ, ये सब भी हो सकता है, तो वो सब कुछ ऐड होता है। लेकिन मेन जो बिलियनर्स होते हैं उनकी मेन जो नेटवर्थ होती है वो सिर्फ इक्विटी शेयर से ही होती है। अब इस समय कोई घर खरीद के या गाड़ी वाड़ी की वैल्यूएशन से या कुछ और चीज़ों करके अमीर नहीं हो सकता है सोना खरीद के। अभी अगर किसी को बिलियनर्स बनना है या नंबर 1 पे आना है, नंबर टॉप 10 में आना है, तो उसके पास इक्विटी शेयर्स होने चाहिए। जितने भी टॉप 100 बिलियनर्स होंगे दुनिया के, 50 होंगे, उनकी नेटवर्थ जो है वो 99% ड्यू टू इक्विटी ही है। 80-90% जो उनकी नेटवर्थ होगी वो सिर्फ शेयर्स की वजह से है। यानी यही एक तरीका है जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक प्राइस या मार्केट प्राइस। इससे क्या पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है। फिर उसके बाद आता है पी रेशियो। पी रेशियो को हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, फिर हम लोग देखते हैं पी रेशियो कितना है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर आपको दिखाई देती है कहीं ना कहीं पे। अर्निंग पर शेयर से अगर आप उस कंपनी के मार्केट प्राइस को डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पी रेशियो क्या है। अर्निंग पर शेयर आपको बैलेंस शीट से मिल जाती है। टॉप 10 इंडियन कंपनीज इस समय है, ये आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये लिस्ट आ गई आपके सामने। माय गॉड, नियर अबाउट ट्रिलियन में कितनी हो गई है? 2 ट्रिलियन। 20 लाख करोड़ को टच करने वाली ये इंडिया की पहली कंपनी बन गई है। यानी कि आज ही इसने टच किया है क्या? 20 लाख करोड़ इसके पहले किसी भी कंपनी ने टच नहीं किया था। 10 लाख करोड़ को टच करने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं इंडिया में? तो TCS है नंबर 2 पे, नियर अबाउट 15 लाख करोड़, ठीक है। और HDFC बैंक है 10 लाख करोड़। ये समय काफ़ी अंडर वैल्यूएशन पे चल रही है, इसकी वैल्यूएशन सबसे कम है। लेकिन अगर इसकी हम बात करें कि मार्केट में वेट किसका सबसे ज़्यादा है, मतलब कौन सी ऐसी कंपनी है जो मार्केट को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बढ़ने या घटने पे, तो वो कौन सी कंपनी होगी? रिलायंस, TCS है, वो है HDFC बैंक जो है वो मार्केट को बढ़ने घटने में
12% इन्फ्लुएंस करता है। पहले ये लगभग 17-18% तक था, जब HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दो अलग अलग कंपनियां थी। अभी उन्होंने मर्ज कर दिया उसको, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा वैल्यूएशन गड़बड़ चल रही है इसकी। तो इस समय प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। HDFC, ICICI, ये सारे बैंक जो हैं थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपके पास टॉप 10 कंपनियां आ गई। टॉप 10 क्या, टॉप 100 हैं, ये तो लाइन से सभी हैं। तो सबसे बड़ी हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, फिर है TCS, फिर HDFC बैंक, ICICI, SBI, भारती इन्फोसिस, LIC ऑफ इंडिया भी है टॉप 10 में। किस रैंक पे LIC? फिर HUL ने देखो ITC को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, ITC अदरवाइज पहले ज़्यादा बड़ी कंपनी थी। फिर लार्सन एंड ट्यूब्रो, HCL टेक्नोलॉजी, बजाज फाइनेंस, सर फार्मा, अदानी इंटरप्राइजेज भी आ गई है, मारुति सुजुकी, ONGC, एक्सिस, कोटक, टाटा। कोटक बैंक भी बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इस समय अगर हमने कहा, हम लोग ने बात करी थी कि वैल्यू स्टॉक जो है, एशियन पेंट भी अंडर परफॉर्म कर रहा है।